जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर इकोनॉमी सेक्शन ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ दैट ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਲੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, mentorship, target exercise, current affairs, PCS ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, 10 MCQ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਰਾਈਟ, so pehla question ਅੱਜ ਦਾ which of the following steps that will result in containing inflation? First, increasing cash reserve ratio. Second, decreasing statutory liquidity ratio. And third, permitting central agencies to import duty free pulses and sugar. So you have to mark that which steps can be taken if we want to reduce or we want to contain inflation. All right, so please mark your answers in the comment section. देखो एक एक करके देखते हैं कि पहले, दूसरी और तीसरी में से क्या जो है स्टेप्स जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हमें हेल्प करेंगे। अगर कैश रिजर्व रेशियो को हम इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लिक्विडिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। हम बैंक्स के पास कम पैसा छोड़ रहे हैं कि वो लोन्स में उस मनी को सर्कुलेट कर सकें एंड इफेक्टिवली मार्केट से लिक्विडिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगी तो इसका मतलब जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो भी नीचे आएंगे। किसकी वजह से? क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। राइट, तो अगर इंक्रीज करते हैं कैश रिजर्व रेशियो को तो बैंक्स के पास सर्कुलेशन में मनी जो है वो कम होगी, लोन्स कम दे सकते हैं वो, या फिर महंगे हो जाएंगे लोन्स देना, एंड इफेक्टिवली लिक्विडिटी विल रिड्यूस। लिक्विडिटी कम होने से डिमांड कम हो जाएगी और प्राइसेस जो है वो गुड्स के नीचे आ जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो, या पहला ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा, डिक्रीजिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अगर हम एसएलआर को डिक्रीज करते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एसएलआर कम होने से बैंक्स के पास द अमाउंट ऑफ मनी विच विल नाउ द बैंक्स विल हैव टू गिव टू द पब्लिक एज लोन्स, दैट विल इंक्रीज। तो इसीलिए ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर परमिटिंग सेंट्रल एजेंसीज टू इंपोर्ट ड्यूटी फ्री पल्सेस एंड शुगर्स। अब ये देखो, ये जो है डिमांड साइड पे काम कर रहा है। हाउ इज इट वर्किंग ऑन द डिमांड साइड? बिकॉज यहां पे अगर हम ड्यूटी फ्री या फिर कह लो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो खत्म कर दें, रिड्यूस कर दें, तो हमारे पास सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। किस चीज की? पल्सेस की, शुगर की। सप्लाई इंक्रीज करेगी तो वो डिमांड को सामने से जो है सेटिस्फाई करेगी एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट कमिंग डाउन। प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। तो तीसरी ऑप्शन जो है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी हमें हेल्प करेगा कंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 and 3, दैट इज ऑप्शन बी। राइट, तो आई होप तीनों चीजें क्लियर है आपको। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, machine age in India began with cotton, textile, jute and coal mining industries in the 1850s. Second statement, at the time of independence, the Indian economy was underdeveloped with agriculture contributing to less than 10% of GDP, that is gross domestic product. So these are the two statements. You have to tell which one of them is correct. All right, so let's discuss the first statement. Absolutely, ये statement जो है, this statement is right. क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ट्रेंड्स को हम देखते हैं right from your pre-independence days, then to your independence era, and after the 1990 LPG reforms. The main three, you can say, the main three stratification that is done with respect to how industrialization has advanced in India. तो पहली चीज कि 1850s में व्हेन इट वाज द ब्रिटिश एरा, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस इंडस्ट्रीज नहीं थी। वी हैड सम कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, ये सब इंडस्ट्रीज थी। मेनली कह लो प्राइमरी सेक्टर या फिर कुछ जो है सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड। सो दैट इज फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। वाई? क्योंकि हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर आपका डोमिनेट कर रहा था व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस। व्हेन वी अटेन्ड इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वन डोमिनेंट सेक्टर इन दी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो उस वक्त जो है इट वाज ऑलमोस्ट, यू कैन से 60% जीडीपी कंट्रीब्यूशन वाज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर, 10% नहीं था। इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। आपका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1 ओनली। राइट, सो एज यू कैन सी इट वाज मोर देन 60% कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर। ता करके दूसरी स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੀ। All right, moving to question number 3. Who recommends minimum support price and issue prices? First,
Ministry of Agriculture, second, Planning Commission, C, Commission for Agricultural Costs and Prices, or D, NABARD? Yes. So please mark your answers. Let's discuss one by one. It is not the Ministry of Agriculture. Planning Commission as a body has been abolished and its place has been taken by the National Institution for Transforming India. तो तां करके ए ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा. तीजा CACP, that is the Commission for Agricultural Costs and Prices. This is the body which basically you can say recommends to the government what issue price and what minimum support price the government should offer to the farmers. तो ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी रिसेंटली ये करंट से भी रिलेटेड है आपका कि अभी रिसेंटली सरकार ने या फिर कह लो अप्रूवल दिया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने कि सभी जो रबी क्रॉप्स हैं, रबी सीजन की जो क्रॉप्स हैं, उनके लिए एमएसपी इंक्रीज कर दिया गया है. राइट. सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 विल बी सी, दैट इज CACP. इसको सेटअप कब किया गया था? 1985 में. एंड प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ रेकमेंड करता है एमएसपी को, ये प्रोक्योरमेंट प्राइसेस को भी रेकमेंड करता है, लेकिन ये डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं है. इट इज नॉट द फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी which is the CCEA, Cabinet Committee on Economic Affairs. All right. Moving to question number 4. Which of the following 5-year plan had the objective of rapid industrialization, increase in national income, expansion of opportunities for employment, and reduction in inequalities with respect to income and wealth? So you have to pick and choose which of these particular 5-year plans had the goals of these or had these objectives in place. चलिए डिस्कस करते हैं. देखिए सेकंड 5-year प्लान जो है जिसके बारे में हम बात करते हैं, which was based on the you can say नेहरू महालनोबिस मॉडल. ये प्लान जो है बेसिकली ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेके चला था. तो सेकंड 5-year प्लान यहाँ पे आपका आंसर होगा. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कमीशंस जो हैं या कह लो के जो एग्जाम में हमें देखने को मिलता है कि अब 5-year प्लान्स के ऊपर जनरली क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उस प्लान के, क्या सक्सेसेस थी उस प्लान की, क्या अचीवमेंट्स थी. इसके अलावा जनरली इससे ज्यादा जो है प्लान्स को लेके नहीं पूछा जा रहा आजकल. ऑलराइट, चलिए ठीक है. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. आई होप ये एक्सप्लेनेशन जी है तो क्लियर है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन दवल. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पहली, literacy rate is defined as percentage of population aged 6 years and above who can both read or write with understanding a short simple statement on everyday life, on his or her everyday life. Second, persons who were either working or seeking or available for work constitute the labor force. Tija, sex ratio is defined as the number of females per 100 males. And last, worker population ratio, WPR is worker population ratio, is defined as the percentage of employed persons in the population. So simple, I think low hanging fruit, not very difficult for you to answer. ठीक है जी, देखते हैं किहड़ी स्टेटमेंट इत्थे गलत है. C is will be the answer. तीजी स्टेटमेंट जिहड़ी है या फिर C ऑप्शन दी जिहड़ी स्टेटमेंट है that is incorrect. Why? क्योंकि ਅਸੀਂ देखते हैं सेक्स रेशियो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ it is 1000 males, it is not 100 males. So answer for question number 5 will be C. All right, moving to the next question. Consider the following statements. When goods and services tax was introduced, the central government guaranteed states a 14% compounded annual growth in their GST revenue for a period of 5 years. Second statement. In 2021-22, Himachal Pradesh estimated to receive 2695 crore in the form of GST compensation grants. So, केड़ी statement ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ सही होएगा? Please mark your answers. All right, देखो पहली स्टेटमेंट जिहड़ी है वो सही है, दूजी जिहड़ी है स्टेटमेंट सही है. बोथ आर करेक्ट. आंसर विल बी सी. राइट. सो व्हेन जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, सेंटर ने की प्रॉमिस कीता सी कि फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स कि 5 सालां लई सरकार जिहड़ा है कॉम्पनसेट करेगी. कौन कॉम्पनसेट करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स ਨੂੰ कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦੈਟ ਸਬਸੂਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟਸ ਇਨਟੂ ਅ common tax, that is goods and services tax, that will be compensated by the central government for a period of 5 years starting 2017. Right? All right, moving to the next question. Which of the following statements is or are correct? Base year for index of industrial production is 2011-12.
Second, the 8 core industries of India represent about 40% of the weight of items that are included in the index of industrial production. So please select the correct statements. ਕਿਹੜੀ statement ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ? Alright, so let's discuss. ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 8 ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ CPI ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਹੈ that is 2011 and 12 ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 2004-5 ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2011-12 ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਲਰਾਈਟ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is 8 ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ 8 ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ they collectively constitute more than 40% or around 40%, precisely it is 40.2%. so a statement भी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ आंसर ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ both 1 and 2 that is C. all right चलिए moving to question number 8 which of the following is or are incorrect regarding International Monetary Fund IMF. First, it was established in 1944 in the aftermath of Great Depression of 1930s. Second, IMF functions as a regulatory body and also focuses on administering a code of conduct for exchange rate policies. So, ਕਿਹੜੇ functions ਨੇ IMF ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ international financial organizations, international financial and monetary organizations ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we read about the Bretton Woods twins that is World Bank and IMF. All right, देखते हैं पहली statement. ठीक है IMF was established in 1944-45 absolutely. Bretton Woods conference ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ IMF. so that is true. ਦੂਜਾ that IMF also functions as a regulatory body, right? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ US ਡਾਲਰ ਐਂਡ ਰੂਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਨਾ ਹੋਏ, right? Because world trade ਨੂੰ it will affect negatively. So that is what the regulatory function is there for International Monetary Fund. Answer will be D. That is neither 1 nor 2 is incorrect. All right. ठीक है जी. Question number 9. Quaternary sector implies activities related to mining and quarrying, activities related to manufacturing, fishing activities, or research and developmental activities. So a question from, you can say, the different sectors of economy which you see. ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਇਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ R&D ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਸੈਕਟਰ that is a specialization within the tertiary sector ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਇਨਰੀ ਤੇ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ. All right, last question for the day. The famous life report is released by which of the following organizations? Ministry of Environment, Forest and Climate Change, then National Institution for Transforming India, the TERI is the Energy and Resources Institute, or UNEP, that is United Nations Environment Program. हाँ जी, all right. देखो इत्थे ਜਿਹੜਾ आंसर होएगा हो सकता ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है कि नीति आयोग नहीं है, but that is the answer here. Answer is B. That is National Institution for Transforming India. Recently, the Prime Minister also was talking about the life report, and it is basically lifestyle for environment. ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? At the COP, that is Conference of Parties 26th edition, which was held in Glasgow in United Kingdom in the year 2021. Originally, a COP 26th edition siga, it was scheduled in 2020, but because we all know that the world was suffering from the COVID-19 pandemic, so it had to be postponed, it had to be rescheduled, and it took place in 2021 in Glasgow, right? Which was hosted by UK. So there the PM introduced life, that is lifestyle for environment. ठीक है जी, ते आए सीगे आज दे साडे question. I hope you gained something out of it. जे तुसी enjoy कीता गेन किया then please do hit that like button. मिलेंगे अगले सेशन विच. Until then, stay safe, study well. जय हिंद and bye bye.